जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। याद है कि भूल गए? आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अभी तक हमने इनको क्या समझा कि वो रेज हैं या वेव्स हैं। वेव समझते हो ना, वेव की तरह चल रही है। बच्चों, वेव और पार्टिकल में फर्क समझते हो? जैसे लाइट है, लाइट को क्या मानते हो, पार्टिकल या वेव? अच्छा, पता ही है तुम लोगों को, दोनों ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी चीज को ये अज्यूम करके बैठा हूं कि वो वेव है, तो वो वेव की तरह ही मुझे नजर आएगा ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो ये चीज उस समय के लोगों को समझाना, बताना, मानना बहुत मुश्किल काम था। इवन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइट को सिर्फ पार्टिकल मानते हैं, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लाइट को वेव मानते हैं, और कई ऐसे हैं जो दोनों मानते हैं। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। मतलब ये वेव भी हैं और ये पार्टिकल भी हैं। तो ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई? प्लैंक ने। ये आता है अंडर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक ने दी, और उसने ये बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी पार्टिकल नेचर शो करती हैं। यानी कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पार्टिकल इन नेचर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। उसने ये बताया कि जो एनर्जी है ना, जो फ्लो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वेव एज अ मतलब होल फ्लो नहीं हो रही है, बल्कि वो क्वांटाइज्ड है, उसके अंदर पार्टिकल्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो नदी है, नदी के अंदर पानी बह रहा है, तो उसको तुम क्या मानोगे, कॉन्टिन्यूअस या पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं जिनको तुम काउंट कर सकते हो? क्या अज्यूम करोगे? कॉन्टिन्यूअस ही है भाई। नदी में जो आप पुल के ऊपर खड़े हो और नदी बह रही है नीचे से, तो वो जो पानी इतना सारा बह के जा रहा है, उसको आप क्या अज्यूम करोगे? सोच के देखो, कॉन्टिन्यूअस, वो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, या उसमें पार्टिकल्स हैं जिन्हें तुम गिन सकते हो, वो बहते हुए जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस ही करेंगे, पार्टिकल तो करेंगे नहीं। ठीक वैसे ही रेडिएशन को भी लोग पहले मानते थे। जैसे ही लाइट लगी हुई है, यहां से लाइट आ रही है, तो लाइट को क्या मानोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आंखों से दिखाई दे रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअसली तो फ्लो कर रही है। उसमें पार्टिकल कहाँ नजर आ रहा है बताओ? सन से लाइट आ रही है, कॉन्टिन्यूअसली आ रही है, उसमें कोई पार्टिकल नजर आ रहा है? पर प्लैंक ने ये बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो एक्चुअली उनमें पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, वो क्वांटाइज्ड है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर not continuous but quantized, and the energy is in the form of packets or bundles। ये बात समझ में आ गई? यानी आप ये समझ लो, देखो बार बार मैं लाइट की एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, आंखों से सिर्फ हमें विजिबल लाइट ही नजर आ रही है, इसीलिए मैं लाइट का ही एग्जांपल दे रहा हूं। तो लाइट आपको लग तो रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली आ रही है, बट उसके अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों?
पैकेट्स या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। समझ में आ गया? तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबके अंदर क्या है? पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसको हमने क्या नाम दिया? क्वांटा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक विजिबल लाइट भी है, यानी स्पेशली सिर्फ व्हाइट लाइट के केस में इसी क्वांटा को हम क्या बोल देते हैं? फोटॉन्स। आगे समझ में? अभी काफी बच्चे फोटोन बोल रहे थे, तो फोटोन सिर्फ लाइट के केस में जो क्वांटा है उसको बोलते हैं। भाई लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पार्टिकल को भी क्वांटा ही बोलेंगे ऑब्वियसली, पर लाइट के केस में स्पेशली क्या बोल दिया गया? फोटोन। आइएगा समझ में? अच्छा, पहले इसको क्या बोला जाता था? फोटॉन्स को पहले सबसे पहले नाम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने लाइट के पार्टिकल को क्या नाम दिया था सबसे पहले? कॉर्पस्कल्स। फिर ये फोटोन वाला नाम किसने दिया? प्लैंक ने। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? यानी क्या के लिए क्वांटाइज एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल, और ये थ्योरी इसने हमको दी थी 1901 में, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में। आगे बात समझ में? दूसरी बात, अब सवाल ये है कि जो भी एनर्जी किसी वेव के अंदर फ्लो हो रही है वो एनर्जी आखिर होगी कितनी? तो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी जरा सोचो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और समझ गए ना? ये वर्ड्स में लिखूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन आया बच्चों? H। H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। मुझे लगता है ये फॉर्मूला मैं तुम्हें काफी टाइम से बताता आ रहा हूँ, याद आया? E इज इक्वल टू एच न्यू, चैप्टर 1 से मैं तुम्हें बताता आ रहा हूँ, ताकि जब ये दोबारा आए तो तुम्हें डर ना लगे। यहां पर बच्चों H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, या इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे H की वैल्यू क्या है बच्चों? 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू भी मैंने तुम्हें याद करवाई थी, 6.626 into 10 raised to power minus 34, 34। आया ना? आया ना? इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये याद रखना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना अगर किसी वेव की, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। मतलब उसके पार्टिकल के अंदर, पैकेट के अंदर, क्वांटा के अंदर, फोटोन के अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि एनर्जी सीधा सीधा किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अच्छा बच्चों, अगर मान लो किसी वेव की, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तब उसकी एनर्जी कैसी होगी? एनर्जी कम होगी, क्योंकि देखो वेवलेंथ अगर ज्यादा है, यहां पे लिख देता हूं, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी। आगे बात समझ में? यानी एनर्जी का सीधा सीधा लेना देना किससे?
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव से। अब सवाल ये है कि देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखी दी है क्वांटाइज्ड, ये जो भी एनर्जी है ना ये ऑलरेडी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ये पॉइंट मुझे नीचे लिखना चाहिए था, यहाँ पर बस मुझे लिखना चाहिए था कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो हो रही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जो एनर्जी है ये चाहे एमिट हो रही हो किसी सोर्स से या कोई इसको एब्जॉर्ब कर रहा हो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है। मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर मैं धूप में खड़ा हूं, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, हम लोग धूप में खड़े हो जाते हैं। धूप में जब हम खड़े होते हैं तो सनलाइट हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, तभी तो हम गर्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या वो कॉन्टिन्यूअस है? आंखों से तो कॉन्टिन्यूअस ही दिखाई दे रहा है कि बस लगातार वो बहते हुए आ रही है एनर्जी और हम उसको एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो चाहे कोई भी सोर्स एनर्जी को एमिट करे या एब्जॉर्ब करे, याद रखना वो क्वांटाइज्ड ही होगी एनर्जी। यानी आप एक पैकेट ऑब्जॉर्व कर सकते हो, एक क्वांटा ऑब्जॉर्व कर सकते हो, या 2 कर सकते हो, या 3 कर सकते हो, इस फॉर्म में कर सकते हो। मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी एमिटेड और absorbed in quantized manner but not continuously। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो या तो 1 टाइम्स ऑफ एच न्यू करी होगी। अगर आपने एक फोटोन एब्जॉर्ब करा है या एक क्वांटा एब्जॉर्ब करा है तो 1 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या फिर 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या फिर 3 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या फिर n टाइम्स ऑफ एच न्यू। क्या इनके बीच की कोई वैल्यू ऐसी है जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो? मैं ये कह सकता हूं कि एक इंसान ने सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी है 2.5 टाइम्स ऑफ एच न्यू, ये पॉसिबल है? नहीं। क्वांटाइजेशन समझ में आया? यानी कि या तो आप एक पैकेट एब्जॉर्ब करोगे, या 2 या 3, ये 1.5 2.6 इसका कोई चक्कर नहीं है। यानी एनर्जी जितनी भी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n टाइम्स ऑफ एच न्यू होगी। टोटल एनर्जी absorbed or emitted in terms of integral multiple of n times of एच न्यू। यानी एनर्जी या तो 1 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या 3 टाइम्स ऑफ एच न्यू, या 4 टाइम्स ऑफ एच न्यू के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब या एमिट होगी। उसके बीच की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये बातें हमें किसने बताई? प्लैंक्स ने, अंडर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो 1901 में आई थी। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो न्यूमेरिकल जब आएंगे ना तो ये फॉर्मूला काम आएगा तुमको, और जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे साइड में रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आ गया? चले अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले आपको ब्लैक बॉडी समझना होगा। देखो ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को पहले से पता है, जैसे कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये चीज तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि धूप में अगर कोई ब्लैक बॉडी रखी हो, कोई डार्क कलर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है जल्दी, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि व्हाइट कलर का अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट रख दोगे तो क्या होगा? धूप में गर्म तो हो जाएगा, लेकिन वो उतना गर्म नहीं होगा जितना ब्लैक ऑब्जेक्ट है,
क्योंकि व्हाइट कलर लाइट को क्या कर रहा है, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि ब्लैक कलर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ या ना? तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है वो क्या करती है, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ब्लैक बॉडी की उसी बात पर आते हैं जो तुमने बचपन में पढ़ा। देखो हमने बचपन में ये पढ़ा है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है तो वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पर यहां सवाल व्हाइट लाइट का तो नहीं है, और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या ब्लैक बॉडी उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है? कर लेता है। समझ में आ गया? यानी ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? परफेक्ट ब्लैक बॉडी या ब्लैक आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है ब्लैक कलर की जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की एनर्जी को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। आ गई बात समझ में? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। विबग्योर के बारे में पता है? व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। बच्चों फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अभी हमें इससे बात करनी है खाली। तो मान लेते हैं एक ब्लैक कलर का कास्ट आयरन ले लेते हैं। लोहा देखा है? ब्लैक कलर का कास्ट आयरन या बहुत सारे टाइप के आयरन होते हैं, अगर उनकी अलॉय बनाए जाए तो मैंने ब्लैक कलर का कोई लोहे का ऑब्जेक्ट ले लिया और मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, मतलब मैं उसको गर्म कर रहा हूं। बच्चों लोहा गर्म जब होगा तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझो, वो धीरे धीरे गर्म होते 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 कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? सड़क के किनारे जो तुमने देखे होंगे वो लोह पीटे बैठे होते हैं जो हथौड़े से मारते हैं लोहे को गर्म करके, देखे वो लोग? तो अगर कभी नहीं देखा तो देख लेना, होता है। लोहे को अगर आप बहुत गर्म कर दोगे तो ऐसा नहीं कि सीधा पिघल ही जाएगा, वो पहले रेड हॉट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इसका मतलब अभी मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, क्या वो एब्जॉर्ब कर रहा है? हाँ। अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता तो गर्म कैसे हो जाता, रेड कैसे हो जाता? यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। मैं उसको और गर्म करूंगा तो कैसा हो जाएगा? ब्राइट रेड। ब्राइट रेड और ज्यादा ब्राइट रेड, ब्राइट होते होते कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा और गर्म कर दोगे फिर कैसा हो जाएगा? उसके बाद और ऐसे करते 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 व्हाइट के बाद वो ब्लूइश हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है कि ब्लू कलर से तक पहुंचने से पहले ही लोहा पिघल जाता है, पर मैं वैसे बता रहा हूं कि क्या उसने ये सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करी? करी या नहीं करी? करी। अब मान लो मैंने उसे एनर्जी देना बंद कर दिया है और मैंने उसको उठा के कहीं पे लाके रख दिया। जब वो ठंडा होगा क्या वो ये सारी कलर शो करेगा वापस? करेगा ना। यानी कि ब्लूइश, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, धीरे धीरे येलो हो जाएगा, फिर और ठंडा होगा, ऑरेंज हो जाएगा, फिर डल रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वापस से ब्लैक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? वो सारे कलर उसने इसलिए शो करे क्योंकि जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो सारी एनर्जी उसने एज इट इज धीरे धीरे क्या कर दी? रेडिएट। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। और जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट कर रहा है वो किसके फॉर्म में कर रहा है? क्वांटा के फॉर्म में। ये बात याद रखना। जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, इसने क्या दुनिया में कोई भी एनर्जी अगर आप एब्जॉर्ब या रेडिएट करोगे तो किसके फॉर्म में करोगे? पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में। समझ गए? तो अब बताओ बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब हुआ, या ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ? An ideal black body
is a body that can absorb or emit the electromagnetic wave of all frequencies or wavelength. ये बात समझ में आ गई? और जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट कर रही होती है तो उस जो रेडिएंट एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले उसने एब्जॉर्ब किया, अब वो क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। तो जो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड द रेडिएशन emitted by the black body is called black body radiation. Black body radiation. ये बात समझ में आ गई? हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं a perfect black body is a perfect absorber or emitter of all radiations of all frequency and wavelength. ठीक है, मतलब इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ब्लैक बॉडी जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है। अब इसके लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिया हुआ है आयरन ऑब्जेक्ट का। वही जो मैंने अभी तुम्हें कहानी समझाई थी ना कि एक लोहे के ब्लैक बॉडी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर एमिट भी कर रहा है, वही चीज। इसको देखो पेज नंबर 40 पे आ जाओ, ये वाला पेज है, ठीक है। इसमें देखो एक लिखा हुआ है हॉट ऑब्जेक्ट करके, मिला? ये रहा। Hot objects emit electromagnetic radiations over a wide range of wavelengths. At high temperature, an appreciable proportion of radiation is in the visible region of spectrum. As the temperature is raised, the higher proportion of short wavelength is generated. कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। पूछो क्यों? एनर्जी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। सही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, देखो आयरन रॉड का एग्जाम्पल लिया है, उसको फर्नेस में हीट कर रहे हैं। इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, पहले वो क्या हो जाएगा? डल रेड, एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड, और फिर धीरे धीरे वो ज्यादा रेड हो जाएगा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। एज दिस इज हीटेड फर्दर, और उसको अगर हम और ज्यादा हीट करते हैं तो क्या होगा? The radiation emitted becomes white and then becomes blue as the temperature becomes very high. मतलब फाइनली वो जो ब्लैक बॉडी है आयरन ऑब्जेक्ट, वो रेड से ऑरेंज येलो होते होते व्हाइट और ब्लू तक चला जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो उसने सभी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया या नहीं किया? This means that red radiation is most intense at the particular temperature and the blue radiation is more intense at another temperature. This means intensity of radiations of different wavelength emitted by hot body depends upon its temperature. यानी कि जो अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। हाँ या ना? तो इसी चीज को ना फिर इसने ग्राफिकली भी बना के दिखाया हुआ है। मैं भी तुमको ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पर है y एक्सिस पर है इंटेंसिटी, और यहाँ पर है वेवलेंथ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी,
बच्चों मान लो अगर टेम्परेचर मैं कम रखता हूं, देखो अगर टेम्परेचर कम होगा एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ, यानी कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, इधर की तरफ ग्राफ जा रहा है, बल्कि इसका जो ये ना ये जो हाइट ये रेज करेगा वो इधर करेगा। समझ में आ गया? ये है सपोज T1। और अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी, तो फ्रीक्वेंसी भी, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ कम का मतलब है ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आप इधर आ जाओगे, आया? तो अगर टेम्परेचर की इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो जरा चेक करो इसका जो पीक पॉइंट आ रहा है वो ऐसी जगह आ रहा है जहां वेवलेंथ कम है, और इसका पीक पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है जहां वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये पॉइंट ज्यादा है, इधर वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये हो गया T2, T2 ग्रेटर देन T1। आगे बात समझ में? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई बोलो। Calculate the energy of photons. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Photons of light फोटॉन्स, ऑब्वियसली वो लाइट के ही होंगे, having frequency of हैविंग फ्रीक्वेंसी of ऑफ 3 into 10 की power 15 second पर सेकेंड। हाँ बस। देखो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एनर्जी फाइंड करनी है फोटोन की जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, जरा चेक करो दिया क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज बोल रहे हैं, पर सेकंड एक ही बात है, और फाइंड क्या करनी है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E is equal to h nu, तो E is equal to 6.626 into 10 power minus 34 multiply by 3 into 10 power 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 90.878 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 और 15 कितना हो गया, माइनस 19 जूल। समझ में आ गया? और एक बात सुन लो बच्चों इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें यही बता देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी हमको जूल में दिया रहता है या जूल में फाइंड करना होता है, और कई बार एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये एनर्जी जूल में फाइंड करो तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करो तब क्या करोगे? ये मैं एडिशनल चीजें इसलिए बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में आगे काम आएंगी। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, एग्जाम में करना मत पर कर सकते हो। बच्चों 19.878 19.8 अप्रोक्सीमेटली 20 हो गया, और 20 का जीरो अगर मैं इसको दे दूं तो इंटू 10 पावर माइनस 18 रह जाएगा जूल, है ना? यानी ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। ज्यादा सही कौन सा है? ये एक्यूरेट है, ये नियर बाई। अगर कभी भी जूल से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो आप डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस वैल्यू से अगर आप एनर्जी को डिवाइड कर देते हो तो वो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बात समझ गए? तो बच्चों अगर मैं इसी वैल्यू को 19.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 को डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, तो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा? कर लोगे डिवाइड? देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके वो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। समझ गए? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी भी जाना हो किससे डिवाइड कर दोगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है, ये याद कर लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो। Calculate and compare the energies. कैलकुलेट एंड कंपेयर
the energies of two radiations, one with a wavelength of one with wavelength of 800 nanometer of 800 nanometer and other with wavelength of 400 nanometer. and other with, इसको लैम्डा 2 बोल देते हैं, इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं, 400 नैनोमीटर। फिर बस इस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। पहले मैं तुमको लॉन्ग मेथड बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने शुरू में इजी वाला बता दिया ना तो लॉन्ग वाला मेथड तुम देखोगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलो एनर्जी कंपेयर करनी है। तो पहले ये बताओ लैम्डा 1 कितना है? 800 इंटू 10 पावर -9 मीटर। बच्चों पहले फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। हमें पता है कि लैम्डा इंटू न्यू इक्वल टू सी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सी बाय लैम्डा 1। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 पावर -7। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई 3/8 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। और मैं इसको अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसको डिवाइड करने में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? तो तुम भी मत करना। अच्छा एक मिनट, इसकी एनर्जी भी फाइंड कर लो। कंपेयर तो एनर्जी करनी है, एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, h न्यू, तभी तो न्यू फाइंड करा। तो E1 हमारे पास आ गया 6.626 इंटू 10 पावर -34 इंटू 3/8 इंटू 10 पावर 15। कितना हो गया? 6.626 इंटू 3/8 इंटू 10 पावर -19 जूल। ये एनर्जी आ गई E1। सेम इसी तरीके से बच्चों लैम्डा 2 कितना है? 400 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सी बाय लैम्डा 2, यानी कि 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस, नैनोमीटर का मतलब क्या है? -9 ना, तो यह -7 बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3/4 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। तुम्हें पता है मैं ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं? ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब यहां इसकी भी एनर्जी निकाल दो, E2 h न्यू 2। तो E2 कितना आ गया? 6.626 इंटू 10 पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू 10 पावर 15। बच्चों कितना आ गया E2? हाँ या ना? E1 और E2 कंपेयर करने। बच्चों कंपेयर कैसे करते हो? कंपेयर कैसे करते हैं? तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं। कैसे कंपेयर करोगे? माइनस करके या डिवाइड करके? क्यों माइनस करके नहीं कर सकते? मेरे पास 500 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं। मेरे पास आपसे कितने रुपए ज्यादा है? तो आपने माइनस करके निकाला ना। लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि नहीं 5 ज्यादा है, उसने डिवाइड करा है। वो कह रहा है सर आपके पास मेरे से 5 गुना ज्यादा है। तो 5 गुना ज्यादा ही तो है, डिवाइड कर लो। आई बात समझ में? तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो E1 को डिवाइड कर दिया E2 से। E1 की वैल्यू बताओ। 6.626 इंटू 3/8 इंटू 10 पावर -19। और यहां पर इसकी वैल्यू भी यही है, बस यहाँ 3/4 है। ये गया, ये गया। E1/E2 इज इक्वल। बच्चों तुम्हें पता है फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन सामने आके उल्टा हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/, कितना आ गया? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ E1 इज इक्वल टू E2? क्या मैं बोल सकता हूँ E2 बाय E1 इज इक्वल टू 2? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ E1 इज टू E2 इज इक्वल टू 1:2? आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों आंसर सही है। एमसीक्यू में हुआ तो देख लेना कैसे लिखा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चले आगे। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करता, ध्यान से सुनो बच्चों, चेक करो इन दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब ऑब्वियसली अगर इसकी वेवलेंथ इससे डबल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे आधी होगी, और फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो एनर्जी भी आधी होगी। तो क्या इसकी एनर्जी इससे आधी नहीं है? चेक कर लो। E1 की एनर्जी E2 के कंपैरिजन में आधी है, तभी तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके इक्वल हुए। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे भी कर सकते थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। मतलब अगर एमसीक्यू वगैरह आते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको एक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग लगा लो। इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी इसकी वेवलेंथ डबल है एज कंपेयर टू दिस। तो वेवलेंथ अगर इसकी डबल है तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगी इसके कंपैरिजन में। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाफ है तो एनर्जी भी हाफ होगी इसके कंपैरिजन में। तो आ गया, एमसीक्यू में सीधा टिक कर दो। यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कोई छुट्टी मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।